नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। शाम के बज गए 7 और वक्त है सबका हिसाब होगा का। मिडिल ईस्ट में युद्ध की भीषण आग लगातार धधक रही है। एक तरफ ईरान जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ महाशक्ति अमेरिका के भीतर तबाही का डर फैला हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप के अड़ियल रवैये ने अमेरिकी सेना की बेबसी को सरेआम कर दिया है। दुनिया के सामने हथियारों का दम भरने वाले डोनाल्ड ट्रंप का दावा बिल्कुल खोखला साबित हो चुका है। पेंटागन ने खुद ट्रंप के उस गहरे राज से पर्दा उठा दिया है जिसे वो छिपाना चाहते थे। अमेरिकी सेना के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझेंगे कि कैसे। देखिए, एक तरफ ईरान है जहां जश्न है, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार रैलियां हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है जहां हथियारों का स्टॉक खत्म होने पर टेंशन है। हाई लेवल मीटिंग चल रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर अड़ गए हैं। अमेरिका के पास हथियारों का असीमित भंडार हुआ करता था, लेकिन पेंटागन ने इस जिद्दीपन के आगे सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया और पेंटागन ने सीधे 18.2 अरब डॉलर की आपातकालीन फंडिंग मांग ली है। उनका कहना है कि हमें ये पैसे चाहिए ही चाहिए अगर आगे सरवाइव करना है तो। पेंटागन की तरफ से क्या मांग रखी गई है हथियारों के लिए, वो जरा एक बार फिर से ग्राफिक्स के माध्यम से अच्छे से समझिए। ईरान से युद्ध में अमेरिका के मिसाइल गोदाम खाली हो गए हैं और ये कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया, यहां तक कि खुद अमेरिकी मीडिया ये दावा करता है। मिसाइलों का भंडार फिर से भरने के लिए पेंटागन अब आर्थिक मदद की मांग कर रहा है और 18.2 अरब डॉलर की आपातकालीन फंडिंग उनकी तरफ से मांग ली गई है। आपात फंडिंग से हाईटेक हथियारों की भरपाई होगी, लेकिन पेंटागन की ये जो मांग है वो ये साफ बताती है कि मिडिल ईस्ट में खड़ा मौत का बवंडर किसी भी वक्त अमेरिकी सेना को अपनी चपेट में ले सकता है और अगर तुरंत फंड और हथियार नहीं मिले तो जंग के मैदान में अमेरिकी फौज लाचार हो जाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे हथियार होने का दावा कर रहे हैं। अब क्या दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है, जरा पहले आप उन्हें देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे का किस्सा आपको बताती हूँ। We have a lot of ammunition, different types. You know, Biden gave a lot to Ukraine, and so we're building that up. But we have a lot. We have a lot of the mid-level stuff too. I mean, more than we could ever use, no matter what. But we have a lot. I'd like to have more, to be honest. But so much was given to Ukraine by Biden. When I left, the cupboards were full. When I came here with Obama, he didn't buy ammunition. We had very little. And I got it built. Now, as soon as I left, they gave a lot of it to Ukraine. I mean numbers that nobody's ever seen before. तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुन लिया, पेंटागन क्या कह रहा है वो आपने सुन लिया। अब मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप किसे सच्चा और किसे झूठा मानते हैं, क्योंकि किसी भी देश की सेना का पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने देश का अधिकार करे और किसी भी राष्ट्र के नेता का कर्तव्य होता है कि वो कूटनीति के तहत दुनिया भर को भरोसा दिलाए कि हम ही सच्चे हैं, हम ही सबसे ऊपर हैं। तो ऐसे में पेंटागन की तरफ से जो मांग की गई है वो जायज भी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अमेरिकी सेना की सुरक्षा उन्हें कमतर नजर आने लगी है। अब आज इसी मुद्दे पर होगी खास चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ईरान में जश्न, हथियार के लिए भीख मांग रहे ट्रंप। मौत का बवंडर, पेंटागन ने मांगे 18.2 अरब डॉलर। अमेरिकी सेना की बदहाली, हथियार गोदाम खाली। प्रतिशोध किया, खाड़ी में अमेरिकी बेस राख। अमेरिकी सेना की बेबसी, फंडिंग पर रस्साकसी। ईरान की मिसाइलों की ताकत, यूएस सेना पर आफत।
चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि ईरान से जंग के बीच में पेंटागन की आपात फंड मांगना क्या अमेरिकी हथियार गोदाम खाली होने पर मोहर लगाती है? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय और मौलाना नाजिम अशरफी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईरान मामलों के जानकार के तौर पर। साथ ही भरत भरई, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, अमेरिका से हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं। तो मेजर जनरल अनुज माथुर जी, ये अचानक से पेंटागन ने, और मैं तो पूछती हूँ किसी भी देश की सेना की तरफ से अगर इस तरीके की कोई अतिरिक्त फंडिंग की मांग की जाती है तो क्या ये सीधा सीधा ये कहना नहीं है कि उन्हें उन हथियारों की आवश्यकता है जिनकी उन्हें कमी पड़ गई है, और वो भी उस दौर में जब वो युद्ध में है? तो अब पेंटागन झूठ बोल रहा है या फिर डोनाल्ड ट्रंप? जय हिंद मीनाक्षी, मेरा जय ये हिंद। मानना है कि ये प्रश्न झूठ बोलने का नहीं है। जी अगर कोई रक्षा मंत्रालय या कोई सेना अतिरिक्त फंड्स की मांग करती है, उसका अर्थ ये नहीं होता कि उनके पास सब कुछ खत्म हो गया है। ये जितनी भी जो 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 मिलिट्री प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग आगे आने वाले कई वर्षों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। जब इमरजेंसी चीज की आपको देखिए, आपको मैं बताता हूँ मीनाक्षी, अमेरिका आज कहाँ कहाँ किस किस जगह पर देख रहा है। उसको साउथ चाइना सी में देखना है, उसको वेस्टर्न पैसिफिक में देख रहा है, वो यूरोप में अपनी पूरी, उसकी इतनी सारी सेनाएं यूरोप में मौजूद हैं, वहां पर उसको अपने वेपन्स का जो स्टॉक लेवल है वो बना करके रखना है। वेस्ट एशिया में लड़ाई चल रही है और पूरी दुनिया में और वो क्यूबा के ऊपर भी वो कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर अतिरिक्त फंड्स की उन्होंने डिमांड करी है, निश्चित रूप से लड़ाई में चीजें खर्च होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतिरिक्त फंड इसलिए किए जा रहे हैं कि उस चीज को उसको बढ़ सकें, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकें, पहली बात। लेकिन इससे अगर हम ये कंक्लूजन निकालेंगे मीनाक्षी कि अमेरिका की युद्ध करने की क्षमता समाप्त होती जा रही है, तो मुझे लगता है वो अत्यधिक सरलीकरण होगा इस पूरे 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 इस सिस्टम का। उन्होंने अतिरिक्त धन, अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हम कह रहे हैं कि ईरान ने तो अपनी सारी मिसाइल पावर दोबारा रीगेन कर ली है और सारे ड्रोन्स भी बना लिए, सब कुछ बना लिए, जबकि उनके पास कुछ नहीं है। इतने सेंसस लगे हुए हैं, कोई उनको डायरेक्टली मदद नहीं कर रहा है, कोई उनके पास कुछ पहुंचा रहा नहीं है। और हम अमेरिका को कह रहे हैं, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि वो पूरी दुनिया के अंदर उसने अपने हथियार और गोला बारूद को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। तो मेरा ये मेरी समझ कहती है कि इसमें कोई अमेरिका के पास ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वो युद्ध नहीं कर सकते, और या बहुत ज्यादा क्रिटिकलिटी आ रही है। इनके पेंटागन ने एडिशनल फंड्स इसलिए मांगे हैं कि कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट को इमीडिएटली रिप्लेनिश करना है। एक और मैं बात आपको मीनाक्षी बताऊंगा, जो फंड आज आएगा उससे बनने वाले हथियार जो हैं वो आगे बहुत दिनों बाद अवेलेबल होंगे। वैसा थोड़ी है कि आज फंड आया और आज के आज ही हथियार बन गया और कल वो लड़ाई में आ जाएगा। तो ये जो फंड्स भी डिमांड किए जा रहे हैं, ये भी फ्यूचरिस्टिक जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इन फंड्स की डिमांड हो रही है। साथ ही साथ वो ये भी बात हो रही है कि अमेरिका ने कह दिया है कि हम किसी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका ने ये भी कहा है कि हम एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं। तो ये अगर उनके पास हथियारों की इतनी कमी होती तो वो कैसे इस प्रकार की बात कर सकते थे कि और बड़ा हमला करने जा रहे हैं और हम ये करने जा रहे हैं। तो सर ऐसा है कि उन्होंने अभी भी बहुत सारी कंपनियों से टाई अप कर रखा है। यहाँ तक खबरें बताई गई थी कि फोर्ड से लेकर के ऐसी तमाम कंपनियां हैं, ऐसे तमाम व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं जिनके साथ अमेरिकी कंपनियों ने, पेंटागन ने टाई अप किया है हथियारों के लिए। तो ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, ये बिल्कुल सही है कि अगर आज वो फंड मांगेंगे और आज वो किसी को बोलेंगे कि आप हमें हथियार सप्लाई कर दीजिए, तो वो चीजें तमाम तुरंत से नहीं होने वाली हैं। लेकिन क्या उनका भंडार खाली हो रहा है? ये दावे अमेरिकी मीडिया में खुद कई बार किए जा चुके हैं कि ईरान से लड़ने के लिए अब और ज्यादा हथियारों की आवश्यकता है अमेरिका को। जय हिंद। मीडिया के दावे और पेंटागन का काउंटर अमेरिका का बहुत पुराना एक रवैया है। वहाँ पे शायद डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन में काफ़ी अच्छी भारी मात्रा में एंटी नेशनल एलिमेंट्स वहाँ की मीडिया में है। मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, चाहे वो वॉल स्ट्रीट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, CNN हो, MS हो, ऑल ऑफ देम, सारे मेजर जो हैं डेमोक्रेट सपोर्टिंग लेफ्ट लीनिंग मीडिया है। तो उनकी बातों से थोड़ा अलग हटके हम ऑफिशियल स्टांस जिसकी भी पेंटिंग हुई होगी, बिकॉज मोरल बूस्टिंग का इशू होता है, सैनिकों को ऐसा ना लगे कि हम बिना गोला बारूद के। तो एक 30 सेकंड्स का वाइडर पर्सपेक्टिव फॉर योर व्यूअर्स मीनाक्षी। टोटल डिमांड इन्होंने 67 बिलियन की रखी हुई है, स्पेशल डिमांड है ये। इसके
एडिशन में एक 1.5 ट्रिलियन का नेक्स्ट ईयर का बजट रखा हुआ है, नेक्स्ट फाइनेंशियल सेगमेंट का, विच इज 50% लार्जर देन द प्रीवियस ईयर्स टोटल बजट फॉर अमेरिकन डिफेंस, जो कि 1 ट्रिलियन के आसपास था। 1.5 ट्रिलियन का नेक्स्ट इन्होंने बजट दिया। ये 67 जो बिलियन डॉलर जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं आज, उसमें से इनका पीट हेगसेथ का कहना था इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेस, तो इट इज ऑन ओथ, सो ही विल नॉट बी टेलिंग लाइज। उसने बोला था 30-35 बिलियन खर्च हो चुके हैं, और सितंबर एंड तक जो फोरसाइट है हमारी, जो एक हमारी एनालिसिस है बजटिंग की, उसके हिसाब से हमें 30 बिलियन के आसपास और लगेंगे। और इसमें एक सब सेगमेंट उन्होंने बोला है कि जिसमें क्रिटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ एयर डिफेंस, चाहे वो टमाहॉक हो, पेट्रियट्स हो, थार्ड सिस्टम्स हो, जो ग्राउंड टू एयर तक मार करने वाली रक्षा प्रणाली के इक्विपमेंट हैं, उसके लिए एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट आई है, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ये एक रिक्वायरमेंट क्यों आई है? क्योंकि सीज फायर के बाद जब ईरान ने अचानक हॉर्मुज में कुछ शिप्स को मारा था, जिसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने उनके कुछ इंफ्रा कोस्टल एरियाज में डैमेज किए, और उसके बाद जब ईरान ने सरप्राइजिंगली एरियल अटैक्स किए गल्फ कंट्रीज में, इंक्लूडिंग जॉर्डन, अमेरिकन एसेट्स पे एंड अमेरिकन फोर्सेस पे, उसके इंटरसेप्शन का जो रेशियो था, रेशियो ऑफ मिसाइल और प्रोजेक्टाइल्स कमिंग इनटू अमेरिकन बेसिस, और अमेरिका का एयर डिफेंस, मतलब जमीन से उन आने वाली मिसाइलों या प्रोजेक्टाइल्स को रोकने वाले जो सिस्टम से, जिसको हम एयर डिफेंस जनरल भाषा में बोलते हैं, उसमें पोर्स दिखाई पड़े, उसमें गैप्स दिखाई पड़े। काफी मिसाइलें, अनलाइक प्री सीज फायर टाइम, जब ये 95% प्लस किल रेशियो था इनका, जो भी मिसाइलें या प्रोजेक्टाइल्स या ड्रोन्स, वन वे ड्रोन्स आ रहे थे ईरान से, उनको गल्फ कंट्रीज में यूएस बेसिस मार देता था। 95% से ज्यादा सक्सेस था। लेकिन सीज फायर के बाद जो स्कर्मिश शुरू हुआ है, जो अभी चल रहा है, उसमें कई मिसाइलें, इंक्लूडिंग जॉर्डन पे 2 बार, ओमान, कतार पे जो हमले हुए हैं, बहरीन, उसमें कई मिसाइलों ने ग्राउंड को, टारगेट को हिट किया। कुछ टारगेट भी गए, लेकिन ग्राउंड को हिट किया, मतलब इंटरसेप्शन नहीं हो पाया। ग्राउंड टू एयर जो डिफेंस है अमेरिका का गल्फ में इस वक्त, दैट इज अंडर प्रेशर। इसी वजह से पिछले 1 हफ्ते को अगर हम मैप करेंगे, तो ट्रंप ने जब अपने एक्सूबरेंस में जेलेंस्की को पूरी दुनिया की मीडिया में लाइव बोला कि इसको पेट्रियट बनाने की इजाजत देता हूं, और 4 दिन के अंदर उस पर पलट गए कि अभी ये फाइनल नहीं है, वी विल डिसाइड। क्योंकि पेट्रियट बनाने वाली, चाहे वो लॉकहीड मार्टिन हो, बोइंग हो, कोई मिसाइल बनाता है, कोई वॉरहेड, कोई उसका इंटरफेस बनाता है, कई कंपनीज एक साथ इन्वॉल्व होती है। उन्होंने पेंटागन के थ्रू अपने हाथ खड़े किए होंगे व्हाइट हाउस को कि इस वक्त हम यूक्रेन की हेल्प नहीं कर सकते हैं, हमारे अपने सिस्टम्स मैक्स प्रोडक्शन पे चल रहे हैं, सबसे बड़ी क्योंकि दिक्कत है। रिप्लेनिशमेंट क्या आप करनी जरूरी है। इजराइल को मदद करने के लिए तैयार है, आप यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन भरत भराई जी, जब पेंटागन को खुद मदद की आवश्यकता है, तब क्यों डोनाल्ड ट्रंप इनकार कर रहे हैं? नहीं, कहाँ इनकार कर रहे हैं? मैं तो अमेरिका में कोई ऐसा न्यूज़, सर अभी हमने एक बाइट चलाई थी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में, लेकिन अभी हमने एक बाइट भी सुनवाई उनकी, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास हथियारों का जखीरा मौजूद है, लेकिन पेंटागन कह रहा है दैट दे नीडेड 18.5 अरब डॉलर। देखो, अमेरिका का बजट 2026 में 7,400 बिलियन डॉलर, 7.4 ट्रिलियन डॉलर है जी। तो उसमें 16 बिलियन डॉलर और 18 बिलियन डॉलर तो बहुत छोटा काम है। लेकिन अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, जैसे भारत सरकार को भी अपने लोकसभा में, राज्यसभा में लेना पड़ता है बजट, इसी तरह अमेरिका में भी लोकतांत्रिक देश है, तो जो एडिशनल पैसा चाहिए तो उनको जाने पड़ता है वहाँ की जो लोकसभा है, जो हम हाउस को रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं और सेनेट बोलते हैं। तो ये तो मामला बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव है कि कैसे करने का है इसका व्यवस्था, और उसको रिपोर्ट भी करना पड़ता है। देखो, आप ईरान की कंपैरिजन अमेरिका से मत कीजिए। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, उस अपनी जगह से चलता है। तो आप जो पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेशन होता है ट्रंप के विरुद्ध, हाँ वो तो सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है। भारत में भी हुआ था, जंतर मंतर में हुआ, और उसका समाधान भी हो जाता है। तो जो डिफेंस कंपनियां हैं अमेरिका में, बहुत डिफेंस कंपनियां हैं, छोटी छोटी नई कंपनियां भी बहुत आ रही है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हम सब यहाँ देखते हैं कितनी कंपनियां आ रही है। तो हाँ, उसको पैसा की जरूरत पड़ेगी। लोकतांत्रिक देश है, सेनेट और हाउस के पास जाता है, अप्रूवल लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत छोटा रकम है अमेरिका के टोटल बजट के विषय। मैं जो जब सुनता हूँ भारतीय मीडिया में
इतना अमेरिका में ये तकलीफ है वो तकलीफ है, वो तो नॉर्मल तो लोकतांत्रिक देश में जो होता है वही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि वॉर की असर सिर्फ पेट्रोल का भाव जो $3.5 चलता था उसका $4.5 हुआ, उसके सिवा दूसरे को जन सामान्य को कोई उसका असर इधर नहीं हुआ है। लोग अपने आप जा रहे हैं, जॉबलेस रेट सबसे कम है, इकोनॉमी बिल्कुल बराबर चल रही है। ठीक है, अच्छी बात है सर। सदियों से तो मुझे लगता है कि वर्षों से पश्चिमी मीडिया ने ज़रूर ये सेट करने का प्रयास किया है कि भारत बहुत गरीब देश है। लेकिन खैर, मौलाना नाजिम अशरफी जी, ज़रा ये बताइएगा कि आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे, ईरान इस मामले में खुश होगा कि कल तक अमेरिकी मीडिया और अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान के पास हथियार नहीं बचे, आज वही पेंटागन कह रहा है कि हमें पैसों की आवश्यकता पड़ गई है। देखिए मीनाक्षी जी, यहाँ थोड़ा आपको दूसरे नजरिए से देखना होगा। ना ईरान कभी बहुत ज्यादा रोता है, ना ईरान दुखी होता है, ना ईरान कभी बहुत ज्यादा खुश होता है। उसका अपना एक सोच, एक उसका जो दिमाग है वो अलग तरीके का है। अब मैं ट्रम्प की बात कर रहा हूँ, मैं अभी आप स्पीच सुनवा रहे थे ट्रम्प की, तो ट्रम्प ये कह रहे थे कि वो उन्होंने बाइडन ने और ओबामा ने इधर उधर जो हमारे वेपन थे वो अदर ममालिक को जो बांट दिए हैं, तो इसलिए हमारे पास हथियार कम है। ये तो वो कबूल कर रहे हैं ना कि हमारे पास वेपन की कमी है, बट वो बाद में ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा हथियार हैं, आपके तस्वुर भी नहीं कर सकते, यानी आपकी सोच से भी ज्यादा है, और नए नए तरीके के हमने हथियार ईजाद किए हैं और हमारे पास है, हाँ, लेकिन कुछ बांट दिए हैं। तो देखिए, अगर वो ये चीज कबूल कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ दूसरी तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ मीनाक्षी जी। ये तो हकीकत है कि अमेरिका के, यूएस के पास जो वेपन है ना वो थोड़े कम तो हुए हैं, और मगर ये नहीं कह सकते कि उसे, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे, क्या उसके पास जो एकदम जो फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो उसके पास खराब हो गई है, या उसके पास बजट की कोई कमी है। बजट उसके पास बहुत है, बजट की कोई कमी यूएस के पास नहीं है। इससे वाकई जैसे एक लोकतांत्रिक देश में होता है, जैसे जमहूरियत में होता है, वो उतना ही आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि वो बजट एक पेश करना होता है और वो पास भी होना होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा मैं ही कहूंगा, ना बराक ओबामा ने किसी को वेपन दिए थे, ना जो बाइडन ने किसी को वेपन दिए। कमी आई है, डेफिनेटली कमी आई है, लेकिन वो जो वेपन दिए हैं वो यूक्रेन को भी ट्रंप ने दिए हैं, और लगातार जो इजराइल जो अटैक कर रहा था वो यूएस के वेपन थे, अमेरिका के वो हथियार हैं जिनसे इजराइल जो इधर ईरान पे। तो ऐसा नहीं है कि ईरान और अमेरिका की जंग में अमेरिका के पास हथियार कम पड़ गए, या ये भी नहीं कह सकते कि एकदम खत्म हो गए। खत्म तो उसके पास भी नहीं हुए, जो कि गजा था, गजा को बिल्कुल मिटा दिया, लेकिन गजा भी आज भी हमास, हिजबुल्लाह, हूती सारे लोग दावा करते हैं हमारे पास भी हथियार हैं, हालांकि हम लोग मानते हैं कि खत्म हो गए। खत्म तो यूक्रेन के पास भी नहीं हुए, जबकि वही रशिया के सामने एक बहुत छोटा सा मुल्क है। तो खत्म जैसी चीज तो मैं यहाँ उससे दुरुस्त भी उसमें नहीं समझना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि ये एक वाकई इस आदमी का पता नहीं, ये पागल इंसान है। ये कभी कुछ कहता है, कुछ देर के बाद कुछ कहता है, इसे खुद नहीं पता मैंने अभी कुछ देर के पहले क्या कहा था, कुछ देर के बाद मैं क्या कह रहा हूँ। ये सच्चाई है कि हथियार कम हुए होंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। हम उसे एकदम फौरी तौर पर उसे पुष्टि नहीं कर सकते, या उसे एकदम जस्टिफाई नहीं कर सकते क्या हो गए या बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अभी मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि जब ईरान बना सकता है, अपने ड्रोन्स बना सकता है, मिसाइल को अपने बना सकता है, तो अमेरिका के पास इतना बड़ा खजाना है, वो क्यों नहीं बना सकता। देखिए, मशीनरी हो सकती है किसी के पास। जो पागल कहना और पागल मानना मुझे लगता है अपने आप में सबसे बड़ा एक पीछे रह जाना होगा, क्योंकि वो जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, बहुत सोच समझ करके करते हैं मेजर अनुज माथुर जी, क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं कि एज अ बिजनेसमैन कैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक राष्ट्र के तौर पर तो आगे बढ़ेंगे सो बढ़ेंगे, लेकिन इस पूरे युद्ध के दौरान अगर बात की जाए ईरान की या फिर इजराइल की, तो इजराइल को तो लगातार उनकी तरफ से हथियार मुहैया करवाते गए हैं। अमेरिका ने जितने हथियार ईरान में आकर के गंवाए हैं, उसके पहले कभी किसी युद्ध में नहीं गंवाए हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि हथियारों की कमी कहीं ना कहीं फेस की जा रही है पेंटागन की तरफ से? मीनाक्षी, देखिए, मैं आपको छोटा सा एक और उदाहरण देने का प्रयास करूंगा। जब उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा तो $62 अरब के हथियार वहां छोड़ के आ गए थे, और कोई फर्क नहीं पड़ा अमेरिका। बिल्कुल सही। अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है उसको हमें मानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और ये जो बात मैं बता रहा हूं, जो आलोक कह रहे थे, वो बात भी मैं आपको बताता हूं कि हर एक हथियार की हदबंदियां होती हैं, हर सिस्टम की लिमिटेशंस होती हैं, और हर सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो भी नहीं इसकी गारंटी देते हैं कि आप 100% मिसाइल हमलों को रोक लेंगे। कोई गारंटी नहीं है।
तो जो कुछ जो हथियार हैं वो आ रहे हैं, मैं बात उनकी मान सकता हूं कि कुछ इस बार थोड़े ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि उनके किसी रडार के ऊपर हमला हो चुका होगा या किसी और लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि अमेरिका की वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा कोई डेंट लगा है। आप मुझे बताएं कि अमेरिका ने अब इस पूरे 2-3 महीने का 4 महीने का 28 फरवरी के बाद से अभी तक का पूरा घटनाक्रम आप देख लीजिए, कितने हथियार उन्होंने चलाए हैं, कितना उनको नुकसान हो गया है। ये देखिए, ये वो देश है, वो अभी भी ये कह रहा है कि आप यहाँ लड़ते रहो, मैं जाके क्यूबा पे कब्जा करूंगा। वो ऐसे ही हवा में नहीं बोल सकते हैं, उनके पास ताकत है इसीलिए कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की कोई चीज, इस चीज को की डिमांड रखना, बजट एडिशनल मांगना, वो एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। दूसरा, इस बात को मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि उनकी बहुत सारी मिसाइल्स हैं, बहुत सारे खर्च हुए हैं, उनकी कैपेबिलिटी, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको मीनाक्षी, उनकी कैपेबिलिटी जो टमाहॉक मिसाइल कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी 80 या 85 पर है, और उन्होंने कोई 3000 मिसाइल्स फायर कर दी हैं, तो उनको रिकवर करते करते समय लगेगा। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो खत्म हो चुका है उनका वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी। एक बात, दूसरी बात मैं और आपको बताने की कोशिश करूंगा, जहां तक इजराइल का संबंध है। देखिए, इजराइल और अमेरिका एक दूसरे को के बहुत, इजराइल जो है वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा वहां पर ऐसा देश बना हुआ है जिससे वो अपनी पूरी वेस्ट एशिया की जो पॉलिसी है उसको संचालित करते हैं। आप देखिए, अगर इधर अमेरिका को वेस्ट एशिया से निकलना पड़ेगा तो दैट विल बी एन इकोनॉमिक कैटास्ट्रफी। आप इस बात को मानिए मीनाक्षी कि जो मदद सामरिक तौर पे इजराइल की जा रही है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल अमेरिका के लिए है। वो इजराइल की बात नहीं है, वो अमेरिका के लिए जरूरत है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि अभी 400 लगभग 400 मिसाइल्स, हैंड हेल्ड एयर डिफेंस गन्स, ये चाइना से ईरान ने मांगी हैं। उन्होंने क्यों मांगी है एयर डिफेंस गन्स? हर एक जो देश युद्ध में है उसको अपनी तैयारी करने की आवश्यकता है। जब उनका पिछली बार हमले हुए थे, आप इस बात जो का देश युद्ध में सर वो तो तैयारी कर ही रहे हैं, जो देश युद्ध में नहीं है वो भी तैयारी उसके साथ साथ कर रहे हैं कि स्थिति कभी भी वहां पर वैसी बन सकती है। ग्रुप कैप्टन आशीष शाह जी, अभी हाँ बिल्कुल सही कहा मेजर जनरल ने कि अभी अगर हम देखें तो 28 फरवरी के बाद जिस तरीके से युद्ध लड़ना शुरू किया गया था अमेरिका और इजराइल की तरफ से, वो युद्ध वापस से वैसे रिज्यूम नहीं हो रहा है। रुक रुक करके छड़ में हमले जरूर होते रहते हैं, लेकिन ये रुकने का कोई रास्ता समझ में आता है? अमेरिका कह रहा है कि हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान चाहता है कि हम हथियार डाल दें। ईरान कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। अमेरिका भी कह रहा है कि अब हम ऐसे हमले करने वाले हैं कि आप खुद कहेंगे कि ये क्यों हमने गलत कर दिया आपके साथ। जी, तो मैं 10 सेकंड में अपना पिछला साइन ऑफ करूंगा, उसके बाद ये नया टॉपिक जो आपने लगाया। अमेरिका के पास गल्फ में इस समय जो ऑनगोइंग एक्सरसाइज है उसमें एयर डिफेंस, वायु रक्षा प्रणाली के कुछ कमियां, कुछ गैप्स दिख रहे हैं। अटैक वेपन्स, सिस्टम्स और मशीन्स उनके पास इफरात हैं। 10-15 जहाज गिर जाने से अमेरिकन एयर असॉल्ट कैपेसिटी या सैचुरेशन स्ट्राइक करने की उनकी ताकत, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इंटैक्ट हैं। उनका चैलेंज, जिसपे ये पीट हेग्सेथ बार बार पेंटागन में बातें लेकर और संसद को बता रहे हैं अपनी, उसका चैलेंज है जो छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स ईरान लगातार प्रोड्यूस कर रहा है। हालांकि उनके इंडस्ट्रियल बेस, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस को ये लगातार मारते भी जा रहे हैं, फिर भी इनको कुछ ऐसा लग रहा है, इन्होंने कुछ कल या परसों डिक्लेयर किया कि जो वहां की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज या लोकेशंस को बताएगा उसको हम $15 मिलियन देंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि बहुत छोटी छोटी जगहों पे वो ड्रोन्स बना के और प्रोजेक्टाइल की तरह यूज कर रहे हैं विद अ वन वे ट्रैफिक, वो जाके किसी बॉम्ब के साथ कहीं गिर जा रहा है। तो इनका एक स्पेसिफिक चैलेंज आया हुआ है कि शुरू में इन्होंने एयर डिफेंस की बहुत ज्यादा बैराज फायरिंग कर दी, ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स, ग्राउंड टू एयर गन्स, वो इनकी शॉर्टेज हो गई है। और ईरान की तरफ से जो अटैक हो रहे हैं वन वे ड्रोन से, उसको रोकने में इनको कुछ अब गैप्स दिख रहे हैं। बस बाकी अमेरिका की पूरा सिस्टम, इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, ग्राउंड, एयर टू ग्राउंड, मतलब अटैक सिस्टम्स इंटैक्ट हैं। ये एक वॉर रोकने की बात, मुझे लगता है कि जितना डिग्रेडेशन ऑफ ईरानियन मिलिट्री हो गया है जी, अब आपका
न्यूक्लियर उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं जहां उन्होंने छिपा के सामान रखा हुआ है, वहां पे एक कैच अमेरिका ये फेस कर रहा है कि वो अमेरिकन बॉम्ब से नहीं टूटने वाले। पिकैक्स हो, नतान्स हो, ये सारे जहां उन्होंने अंडरग्राउंड इतनी डीप हाँ, तैयारी इसी करके लेकर रखी के थी। हमने अमेरिकन बहुत फोर्सेस डीप गल्फ चर्चा में की रही। भी थी पिकैक्स को लेकर के, और सीधे आप लोगों ने ये बताया भी था कि जब तक ग्राउंड पर नहीं उतरेंगे तब तक वो कार्रवाई चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। भरत भराई जी, लेकिन अमेरिका क्या सच में इस युद्ध में आगे और ज्यादा बढ़ जाना चाहता है या फिर पीछे हटना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि अफगानिस्तान हो, इराक हो या फिर वियतनाम हो, उसकी तरह हम डटे रहे सालों साल ईरान में? देखो, एक अमेरिका मैंने पहले बताया लोकतांत्रिक देश है, वो नहीं चाहता है कि कोई भी वॉर में लंबा चले। वो हमेशा बोलता है कि कोई एम होता है, और एम उसका था कि उसकी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है ईरान की, उसको ख़त्म कर दिया जाए, और अगर ईरान मान जाए तो उसके साथ समझौता हो जाए। जो प्रॉक्सी थे उनके, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद, उसको ईरान अपना सपोर्ट बंद कर दे, क्योंकि ईरान सिर्फ खाड़ी के देशों के नहीं, सारी दुनिया में टेररिज्म उसके से प्रमोट कर रहा है, और उसकी मिसाइल और ड्रोन की क्षमता को कम कर दिया जाए। और उसका जब एम ख़त्म होगा तब वो चला जाएगा, क्योंकि कोई देश नहीं चाहता कि दूसरे देश में जाकर अपने सैनिकों को वहाँ रखे वॉर के लिए। तो अफ़गानिस्तान हो, कुछ भी हो, और यहाँ के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं वो भी उसके ऊपर प्रेशर लाते हैं कि भाई एम करो इतना, और एम ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ से हट जाओ। तो अमेरिका ईरान के साथ अगर समझौता होता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। सब लोग शांति से रह सकते हैं, लेकिन अगर ईरान ने नहीं किया तो उनको जो करना पड़ेगा, स्पेशली जो पिकाक्सी माउंटेन है कि वहाँ उन्होंने ऐसा सस्पिशन है कि वो एनरिच यूरेनियम रखा हो या बिल्कुल सर, सेंट्रीफ्यूज लेकिन मूव आपने जो किया। कहा कि ये अगर बातचीत करना चाहे तो हो सकती है, मौलाना नाजिम अशरफी आप ही की उसी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी मौलाना। देखिए मीनाक्षी जी, अभी ये मेरे बुजुर्ग हैं, इज्जत मार्ग है मेरे लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका चला जाएगा। गया क्यों था वो वहां पर? किसने खुशामद की थी उसकी कि आप यहाँ पर आओ? दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर खत्म कर दें। उनके पास तो खुद न्यूक्लियर पावर है ना। फिर उनके जितने भी चेले हैं, उनके चेला है स्पेशली इजराइल, स्पेशली पाकिस्तान। पाकिस्तान से ज्यादा टेररिज्म ऑल ओवर वर्ल्ड आप खुद मानेंगे कि कहीं पर नहीं है। जितना भी टेररिज्म को सपोर्ट किया, मोटिवेट या जो भी लीड या डील जो भी कर रहा है वो पाकिस्तान करता है। और पाकिस्तान अमेरिका का बिल्कुल सगा वाला चेला है। वो किसी की बुराई सुन सकता है, इजराइल और पाकिस्तान की बुराई नहीं सुन सकता वो अमेरिका। तो अब मैं कैसे मान लूं कि ईरान से ये चीज हो रही है? अब या तो हमें ये चीज वापस करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, और अगर हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान में ये चीज है तो फिर मुझे मानना पड़ेगा आप कि ईरान शांति में चाहते हैं या नहीं चाहते? इस युद्ध में आगे नहीं। बढ़ना चाहते हैं या शांति चाहते हैं मौलाना? नहीं, देखिए ईरान तो लड़ाई नहीं चाहते थे, लड़ाई नहीं ना चाहता ईरान ने कभी कोई चीज ना ईरान बंद की लड़ाई है, चाहता ना और ये ना दुनिया ईरान लड़ाई आगे- चाहती है। मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि वक्त इतने की इजाजत दे रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।